हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया था अपने पाठ्यक्रम का अंतिम लेसन जो था मार्क्सवाद से हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों से हम लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। मार्क्स के सिद्धांतों में हमने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं और इतिहास की आर्थिक व्याख्या हमने प्रारंभ की थी। तो आज हम इस आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमको ज्ञात है कि मार्क्स ने जो आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत दिया था, उस आर्थिक नियतिवाद की उसने 6 अवस्थाएं बताई थी और उन 6 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आदिम साम्यवादी अवस्था, आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था और सामंती अवस्था को हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के अगली जो 3 अवस्थाएं बाकी थी और उन अवस्थाओं के नाम है पूंजीवादी अवस्था, दूसरा 5वीं है श्रमिकों का अधिनायकत्व और अंतिम है पूंजीवादी अवस्था की समाप्ति। और इससे कौन सी अवस्था आएगी? पुनः साम्यवादी अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, जैसा मार्क्स ने बताया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्क्स की जो ये 6 अवस्थाओं का उसने वर्णन किया, उन 6 अवस्थाओं को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो जैसा चौथी अवस्था जो उसने बताई, मार्क्स का मानना था कि दास अवस्था में, आदिम साम्यवादी जो दास अवस्था थी, पहली अवस्था, जिसमें कोई भी निजी संपत्ति, परिवार या कोई भी निजी साधन उत्पादन के नहीं हुआ करते थे, तो वो बहुत ही सामान्य स्थिति थी। उसके बाद में जब पूंजीवादी अवस्था आई, जिसमें दास अवस्था आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे कृषि और पशुपालन जैसे चीजें बढ़ने लगी, उसके बाद से वो अवस्था आ गई। तीसरी अवस्था में जब हम पढ़ते हैं कि सामंती अवस्था आ जाती है, कि सामंती अवस्था में उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके ये सामंती वर्ग क्या करता है? शोषण का खेल प्रारंभ करता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। कनेक्ट करने के लिए सब कुछ बताया है। आज फिर हम उसके आगे की अवस्था पढ़ते हैं, जो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अवस्था थी। मार्क्स का मानना है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि उत्पादन के क्षेत्र में अब कल कारखानों और फैक्ट्रियों का मशीनरी का प्रयोग किया जाने लगा और उस मशीनरी के प्रयोग से श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि जितना मशीन जो कार्य करती है वो शीघ्र कार्य करती है, उसकी गति में गुणात्मक परिवर्तन होने लगा। ये गुणात्मक परिवर्तन की वजह से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया और उत्पादन के बढ़ने से क्या हुआ? जो उत्पादन के स्वामी हुआ करते थे पूंजीपति, वो पूंजीपति उस उत्पादन को ना तो स्वयं खरीद सकते थे, ना उसे स्वयं बेच सकते थे और ना ही उसे समाप्त कर सकते थे। ये पूंजीपतियों की एक दुविधा थी कि इतने अधिक उत्पादन का वो करें क्या, कि ना तो वो उत्पादन की भी चीज स्वयं यूज कर सकते थे, ना ही उसे मार्केट में जाके स्वयं बेच सकते थे और ना ही वो रखे उनको अपनी फैक्ट्रियों में ही पड़े रहना दे सकते थे। तो ये उनकी दुविधा थी। दूसरा वर्ग जो था, जो उत्पादन के कार्य को करता था, जो श्रमिक वर्ग था, क्योंकि मशीनरियों पे जो उत्पादन का कार्य होता था वो श्रमिकों के द्वारा ही होता था। तो श्रमिक उत्पादक वर्ग के स्वामी होते थे और पूंजीपति उत्पादन के स्वामी होते थे। तो उत्पादन कार्य की जो क्षमता थी वो श्रमिकों के हाथों में होने की वजह से उन्हें भी कार्य की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी की पूंजीपतियों को उनकी आवश्यकता थी। उस उत्पादन कार्य में श्रमिक माहिर होते हैं, लेकिन यदि उन्हें कार्य न मिले तो वो भूख का और अन्य परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता था।
और कार्य न मिलने की बाध्यता ने ही उन्हें क्या किया, श्रमिकों के शोषण, पूंजीपतियों के शोषण का शिकार बना देते थे वो, कि पूंजीपति उनकी इसी बाध्यता का लाभ उठाते थे और उन्हें कार्य, उनकी जरूरत है, उन्हें श्रमिकों की जरूरत है, लेकिन उस जरूरत के समय में भी वो श्रमिकों की बाध्यता का लाभ उठाते थे और उन्हें कम से कम मुनाफा देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा वे स्वयं कमाना चाहते थे, ऐसा मार्क्स कहता है। और इसी शोषण की शिकार जो श्रमिक थे, वे सभी श्रमिक जो शोषण के शिकार हो जाते हैं श्रमिक, तो फिर से वही विभाजन जो हमें पहली अवस्थाओं में दिखाई दिया है, दूसरी तीसरी अवस्थाओं में फिर से एक विभाजन हो जाता है समाज का और फिर से दो वर्ग आ जाते हैं। पहला वर्ग बुर्जुआ वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग कहलाता है। बुर्जुआ वर्ग वही है जिसके जो उत्पादन के स्वामी हैं और उत्पादन की क्षमताएं इतनी अधिक होती है कि ये जो कल कारखाने हैं उनके, उस कल कारखानों का इतना अधिक उत्पादन का भी क्या करें, तो ये उनके पास एक प्रकार की दुविधा थी। लेकिन पूंजीपति उत्पादन को न तो खरीद सकते थे न बेच सकते थे और इतनी न इनको समाप्त कर सकते थे और इसीलिए, और दूसरा वर्ग जो था वो श्रम बेचने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता था। पूंजीपतियों के वे शोषण के शिकार बन जाते थे और परिणाम स्वरूप दो वर्गों की उत्पत्ति होती है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। इन दोनों वर्गों के बीच फिर से निरंतर संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष का जो चरमोत्कर्ष पर जब ये पहुंच जाता है तो पूंजीपतियों को यह संघर्ष समाप्त कर देता है। अतः मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी अवस्था में उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही उस वर्ग में, उस युग में राज व्यवस्था, नैतिकता, कला और दर्शन में भी काफी कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से जो चौथी अवस्था मार्क्स ने बताई है, इस चौथी अवस्था में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में फिर से वही संघर्ष की कहानी चलती है, जिसमें मार्क्स का ऐसा मानना है कि श्रमिक पूंजीपतियों से संघर्ष में जीत जाते हैं। इसमें पूंजीपतियों की समाप्ति हो जाती है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अगली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और वो है श्रमिकों का अधिनायकत्व। श्रमिकों का अधिनायकत्व आने का अर्थ ये है कि जब चौथी अवस्था में पूंजीपतियों की समाप्ति हो जाती है तो अब केवल कौन सा वर्ग बचा, श्रमिक वर्ग ही बचता है। तो यही श्रमिकों का अधिनायकत्व, मतलब चारों तरफ श्रमिक ही श्रमिक मौजूद है और उन्हीं श्रमिकों की मौजूदगी में मार्क्स की अपने पुराने विचार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की परिकल्पना के अनुसार मानवीय क्रियाओं में फिर से परिवर्तन होता रहता है। यानी सामान्य अवस्था साम्यवादी अवस्था थी, फिर संघर्ष हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत आगे तक ये बढ़ती चली गई और उसके बाद में बढ़ती जाने के बाद चरमोत्कर्ष के ऊपर पहुंच जाती है। तब वहां से प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है, जो तीसरी अवस्था संवाद के रूप में आती है। तो मार्क्स का ऐसा मानना है कि श्रमिकों के अधिनायकत्व में जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिकल्पना बदलेगी और उस परिकल्पना में अब क्या होगा, उत्पादन के स्वामी पूंजीपतियों का तो समाप्ति हो ही गई है मार्क्स के अनुसार, तो स्वामी कौन रहे उत्पादन के, श्रमिक वर्ग ही उसका स्वामी हो गया और श्रमिक वर्ग उस शक्ति का प्रयोग करता है, उस राज शक्ति का वो प्रयोग करता है और इस पूंजीवादी व्यवस्था का जो अंत कर देता है, अंत करने के बाद जब वो राज शक्ति का प्रयोग करता है और शोषक वर्ग जो होता है वो पूर्ण तरह से ध्वस्त हो चुका होता है, पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका होता है और एक तरह से वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाती है। ऐसा मार्क्स ने बताया है कि पांचवी अवस्था में
पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्णतः अंत हो जाएगा और श्रमिक वर्ग ही उत्पादन के साधनों का स्वामी होगा और उत्पादन के साधनों का स्वामी होने की वजह से वो राज्य शक्ति का प्रयोग करेगा, राज्य को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और सारी शक्तियां अब किसके हाथ में है? श्रमिक वर्ग के हाथ में ही होगी। इससे अंतिम अवस्था जिसे मार्क्स साम्यवादी अवस्था के रूप में बताता है, छठी अवस्था का नाम है साम्यवादी अवस्था। जो पहली अवस्था का नाम था वो था आदिम साम्यवादी अवस्था और अंतिम अवस्था का नाम है साम्यवादी अवस्था। तो जैसा हमने पढ़ा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार मार्क्स की परिकल्पना कि वाद, प्रतिवाद और संवाद में पुनः वाद के बीज होते हैं, तो वही वाद यानी साम्यवाद के बीज इस अंतिम अवस्था में साम्यवादी अवस्था में नजर आते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। तो मार्क्स इस व्यवस्था को समझाने के लिए ये समझाता है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है तो अब छठी अवस्था जो आती है वो साम्यवादी अवस्था होगी, जो पूर्ण रूप से राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगी। उसमें ना राज्य की कुछ उपस्थिति होगी, राज्य की शक्तियां धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और वर्ग विहीन हो जाएगा, क्योंकि अब तक दो वर्ग थे मार्क्स के अनुसार। एक वर्ग की समाप्ति के पश्चात केवल एक ही वर्ग रह जाएगा, तो उसमें समानता की पूरी बात आती है, तो वो वर्ग विहीन समाज होगा। और इस वर्ग विहीन समाज में एक ही वर्ग होगा, एक ही रूप से सब समान होंगे, तो राज्य की जो व्यवस्था है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसी अवश्यम भावना या ऐसी भविष्यवाणी मार्क्स ने की है। तो मार्क्स अपनी इस विचारधारा को समझाने के लिए वो अंत तक केवल एक विचार छोड़ देता है और उस विचारों के अनुसार कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। वो निष्कर्ष क्या है उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। तो मार्क्स ने जैसा बताया कि अंतिम अवस्था की बात हम करते हैं, साम्यवादी अवस्था को मार्क्स के शब्दों में हम पढ़ते हैं कि पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय विकास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था आएगी, जो पूर्णतः राज्य विहीन वर्ग विहीन अवस्था होगी, जिसमें मार्क्स के द्वारा विस्तार से चित्रण न करके केवल उसके दो लक्षण बताए गए हैं। पहला, यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा, जिसमें दो वर्ग न होकर केवल एक ही वर्ग होगा और वह होगा सर्वहारा वर्ग। राज्य में एक वर्गीय व्यवस्था होगी और वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। इस दूसरी जो उसने निष्कर्ष बताया है, साम्यवादी अवस्था का लक्षण बताया है कि इस समाज के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत होगा, जिसमें प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। कि छठी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जब राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज होगा तो फिर कार्य वितरण किस रूप में होगा, तो मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया है कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार तो कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसे खर्च करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समझाने के लिए मार्क्स ने इन 6 अवस्थाओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया है और इसके बाद हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं जो मार्क्स के द्वारा बताए गए हैं। कि सामाजिक, पहला निष्कर्ष है कि सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं, वे ईश्वरीय इच्छा या महापुरुषों के विचार या कार्यों का परिणाम नहीं है। कि मार्क्स का मानना है कि सामाजिक विकास के निश्चित नियमों के अनुसार ही उसका विकास हुआ है, इसमें किसी भी अन्य ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने विभिन्न रूपों को पार करती है। दूसरा निष्कर्ष उसने बताया है कि जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है
उनका ही प्रत्येक युग में आधिपत्य रहा है। तो मार्क्स का मानना है कि जिनके हाथ में उत्पादन की शक्ति है, उत्पादन के साधनों पर जिन लोगों का स्वामित्व रहा है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक यदि हम देखते हैं तो शासन व्यवस्था उन्हीं लोगों के हाथों में रही है जो उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व जमा पाए। तो ये भी उसने निष्कर्ष रूप में बताया है कि वो साधन चाहे से श्रमिकों के पास हो और चाहे से पूंजीपति या सामंती व्यवस्था में जिसके भी हाथों में थी वही कर्ता धर्ता होते थे। तीसरा निष्कर्ष बताया है कि सामाजिक व्यवस्था उत्पादन की स्थिति उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। कि उत्पादन की जो व्यवस्था है, उत्पादन की स्थिति उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। तो जैसा हम एक सामान्य से उदाहरण लेते हैं कि जब हम कोई कार्य, जैसे सिलाई का कार्य है, कि सिलाई का कार्य जब हम हाथों से करेंगे तो एक दिन में कितनी शर्ट्स बनकर तैयार होंगी? ऑब्वियसली एक या दो, इससे ज्यादा एक दिन में एक कारीगर नहीं बना सकता हाथ से सिलाई करके। लेकिन जब हम यही कार्य मशीनों से करेंगे तो उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ, यानी अब सुई धागा हाथ से नहीं बल्कि सुई धागा मशीन से कार्य कर रहा है, तो उत्पादन की स्थिति में परिवर्तन आएगा कि जो कारीगर अब तक एक दिन में एक या दो शर्ट तैयार करता था, वही कारीगर अब एक दिन में 5 से 10 शर्ट बनाकर तैयार कर सकता है। तो उत्पादन के साधन में परिवर्तन होते ही उत्पादकता में परिवर्तन आ जाता है। ये भी निष्कर्षता है मार्क्स ने बताया है। ई बर्गेस ने अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया है कि जैसे ही उत्पादन करने के ढंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार भी बदल जाते हैं। कि संस्थाएं और विचार भी उत्पादन के साधनों के माध्यम से ही बदलती जाती है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे 1000 रुपया है तो हमारा खर्चा 1000 रुपये के हिसाब से नियंत्रित हो गया। अब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम 5000 है तो हमारे खर्चे 5000 के हिसाब से होने लगेंगे। यदि हमारा सोर्स ऑफ इनकम 10,000 का या 15,000 का हो जाता है तो हमारे खर्चे भी उसी प्रकार से लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो यही कोटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अगला निष्कर्ष मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है, किंतु साम्यवादी युग में वर्गहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कैसे? इसे समझाने में मार्क्स कहीं न कहीं अपूर्ण रहा है कि साम्यवादी युग में वर्ग संघर्ष समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया कैसे समाप्त हो जाएगी, ये मार्क्स ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवादी युग के आगमन की अवश्य भावना व्यक्त करता है कि ऐसा अवश्य होगा कि हमेशा हमेशा के लिए ये पूंजीवादी अवस्था समाप्त हो जाएगी और एक साम्यवादी अवस्था अवश्य आएगी। ऐसी अवश्य भावना या भविष्यवाणी मार्क्स के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से आज हमने मार्क्स के इस आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत को पूर्ण रूप से पढ़ा और समझा है कि 6 अवस्थाओं के द्वारा ये इतिहास जो है आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया। और इन सिद्धांतों में जहाँ जहाँ उसने अपनी स्पष्टता दी है, सिद्धांतों में काफ़ी वेटेज है, लेकिन कुछ जगह मार्क्स अपनी भविष्यवाणी करके शांत हो जाता है, मौन रह जाते हैं, उसमें आगे स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाते हैं।